हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए है। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं, इस तरह चाइना भी इंडिया का नेबर है। अब नेबरिंग कंट्रीज ने कितना डेवलप किया इंडिया के साथ साथ, इंडिया आगे है या चाइना आगे है या पाकिस्तान ने कितना डेवलपमेंट किया, ये हम कंपैरेटिवली इसमें स्टडी करेंगे और इसका अप्रेजल भी करेंगे। कौन सी आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई, कब कब उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, तो मोटे मोटे तौर पर हम उनके डेवलपमेंट का जो ट्रैक है, जो ग्रोथ ट्रैक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका चैप्टर का नाम है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब इसमें हम देखेंगे कि इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज ने क्या किस तरह अपनी तरक्की हासिल की है। तो देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो आसपास ही है, 2 साल का अंतर है। चाइना भी जब एस्टैब्लिश हुआ 2 साल के बाद में। Thus the three neighbors had almost a common start of their path of development। तो तीनों ने लगभग एक साथ ही अपने ग्रोथ प्रोसेस की शुरुआत की है। ठीक है, तो क्रिटिकल कॉमन एलिमेंट्स इन द स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोथ ऑफ दीज कंट्रीज। क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या है इनके, ठीक है। ऑल 3 कंट्रीज अडॉप्टेड प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। देखिए, इन तीनों नेशंस ने, देशों ने एक साथ तरक्की शुरू की, लेकिन अब इनको पता था कि जमाना कहां से कहां पहुंच गया। अब ब्रिटेन हुआ या आपका यूएस हुआ, ये बहुत ज्यादा आगे थे। तो ये जो हमारे जो तीनों एशियन नेशंस हैं, इन्होंने सोचा कि अब हम प्लान तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं तेजी से। तो इन्होंने तीनों ने ही प्लानिंग का तरीका अपनाया। इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन द ईयर 1951। 1951 में इंडिया का पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। चाइना ने अपना प्लानिंग शुरू की 1953 में, 1953 में। पाकिस्तान इन 1956 और पाकिस्तान ने 1956 में। इसका मतलब इंडिया ने सबसे पहले शुरू किया। और इनमें देखिए, यहाँ पे 2 साल का अंतर है, यहाँ पे 3 साल का अंतर है। सबसे बाद में पाकिस्तान ने शुरू किया। पाकिस्तान 5-year प्लान्स आर नाउ कॉल्ड मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। अब इसके मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स कहलाते हैं आजकल पाकिस्तान के। All 3 countries relied on public sector as the core sector of the economy। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है कि इन्होंने पब्लिक सेक्टर को ही अपना आधारभूत संरचना के लिए चुना। क्यों? पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कौन करता है? हमने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब जहाँ पे वेलफेयर का काम हो, वहाँ गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम करती है। अब सरकारी जो स्कूल हैं, उनमें मुफ्त में पढ़ाई मिल जाती है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में दवाई मिलती है। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर ऐसा काम कर पाता? नहीं। तो तीनों देशों ने सोचा कि हम अपने देश का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के हाथों में ही देंगे, पब्लिक सेक्टर के हाथों में देंगे। ठीक है, तो तीनों ने पब्लिक सेक्टर अपनाया, तीनों ने प्लानिंग अपनाई है। देन पाथ ऑफ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय इंडिया इन ब्रीफ। अब हम जब तीनों का पार्ट डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ में, एक स्लाइड मैंने ब्रीफ में बनाई है, बाकी थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स बनाए हैं। तो ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा नोट्स की तरह थोड़े और पॉइंट्स ऐड करके अपने एग्जाम के लिए लिख सकते हैं अगर ग्रोथ पाथ पूछा जाए। इंडिया का ग्रोथ पाथ अगर ब्रीफ में लें, बहुत छोटे पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स में लें, तो पहला क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। उसकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि उसमें आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के गुण भी पाए जाते हैं और उसमें आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी पाए जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी करती है पब्लिक वेलफेयर, कैपिटलिस्ट कमाती है मुनाफा, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही यहाँ पे वर्चस्व दिया गया, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी गई और दोनों सेक्टर्स ने मिलकर इंडिया का डेवलपमेंट किया है। दूसरा, मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल था, यानी कि ज्यादा काम पब्लिक सेक्टर को दिया गया। बहुत सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज थी आजादी के बाद, 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर को मुखिया बनाया गया। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ देश का 1990 तक पब्लिक सेक्टर के हाथों में था हमारे देश में, इंडिया में। 5-year प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। हमारे खेतों के, खेती बाड़ी के लिए, हमारे उद्योगों के लिए और हमारे व्यापार के लिए, तीनों के लिए हमने 5-year प्लान्स अपनाए। और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमने टारगेट्स डिसाइड किए कि भाई हमें अपने खेती बाड़ी को कितना आगे, एग्रीकल्चर को कितना आगे बढ़ाना है, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या ग्रोथ करनी है, क्या प्रगति करनी है, क्या प्लानिंग करनी है। उसी के तहत हमने ग्रीन रेवोल्यूशन
भी हमारे देश में लाई, उससे हमारे अनाज का जो उत्पादन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देन इंडस्ट्री, हमारे उद्योगों का भी बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हमारा। बहुत सारी ऐसी पब्लिक इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, मेगा इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिन्होंने देश का ढांचा बदल दिया, संरचना बदल दी उसकी। एंड ट्रेड और व्यापार को भी हमने बढ़ावा दिया। तो इसमें पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हमने भारत में। देन पब्लिक सेक्टर बिकेम डेड वेट इन 1990s एंड इंडिया अडॉप्टेड NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अब यहाँ क्या था, देश में जब प्रगति की जरूरत थी शुरुआत में, आजादी के बाद में, तो पब्लिक सेक्टर ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब होता है ना कि किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो पर्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसमें करप्शन आने लग जाता है जब कोई पुरानी संरचना हो जाए। ठीक कहते हैं ना, एक जगह पता पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। तो अब क्या था, पब्लिक सेक्टर एक भारी भरकम एंटिटी बन चुकी थी और जिसमें काम करने वाले लोग थे वो करप्शन में, यानी कि आपके बहुत सारे गलत कामों में लिप्त होने लगे और वहां पे घोटाले होने लगे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में। तो बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो फेल होने लगे। मतलब उनमें क्या था कि लागत ज्यादा लग रही थी, उत्पादन कम हो रहा था। वहां के लोग बैठे बैठे सैलरीज बहुत सारी ले रहे थे, लेकिन देश को कुछ भी उत्पादन करके नहीं दे रहे थे। तो क्या हुआ, डेड वेट, यानी एक बहुत बड़ा वेट। डेड वेट का मतलब ये होता है कि वो किसी काम का नहीं है, जैसे किसी शव को आप अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक बोझ बन गई थी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 1990 तक आते आते। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत में था, बहुत बुरी हालत में था। एंड इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी से इजाद पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। भाई देखिए, हमारे देश में 1990 में इतना ही आपका फॉरेन एक्सचेंज था कि हम एक हफ्ते के लिए बस इंपोर्ट्स कर सकते थे। बहुत ही बुरी हालत थी, फॉरेन एक्सचेंज तो ना के बराबर था। जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में खबरें आ रही है कि बहुत बुरी हालत है, ऐसे ही हमारी हालत हो चुकी थी 1990 में, 1991 के आसपास। तो अब जो है हमने क्या किया, नई आर्थिक नीति लाए और जिसमें हम बहुत सारी आर्थिक विकास की रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारी हमने रिफॉर्म्स लाए और उससे हमारे देश की खेती बाड़ी का, इंडस्ट्री का और आपके उद्योग का डेवलपमेंट हुआ। देन पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन डिटेल। अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं थोड़ा रीडिंग कर लूंगी, हमने समझ पहले लिया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी एज इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट और द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ, ये हमने देख लिया है। इट असाइन्ड द फ्लैगशिप रोल टू द पब्लिक सेक्टर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 5-year plans worked as the core element of the path of growth and the public sector undertakings worked as the engine of growth। यहाँ भी पब्लिक सेक्टर का वर्चस्व दिखाया जा रहा है। ये आप डिटेल में है, इनको थोड़ा सा आप स्लाइड्स को देख लीजिए, दोबारा वीडियो देख सकते हैं या इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स हैं बस आपके। फिर आपने एग्रीकल्चर में ब्रेक थ्रू आ गया हमारा और उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इससे हमारी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप कर गया। उसके बाद में कंटिन्यूड है, इसमें हमारे इंडिया का ही दिया गया है। Establishment of heavy industries in the area of iron and steel symbolized structural transformation in the economy। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि हमारे जो बहुत से इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की वजह से हमारा रेलवेज डेवलप हो गई, हमारी यूटेंसिल्स इंडस्ट्री डेवलप हो गई, फर्नीचर इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील के सहारे से डेवलप हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। बट पब्लिक सेक्टर कुड नॉट फंक्शन वेल। लेकिन अब 1990 के आसपास आते आते पब्लिक सेक्टर अच्छी तरह काम नहीं कर पाया। 1990 में इंडियन इकोनॉमी वाज बर्डन विद डेड वेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट स्विच फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी टू आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। तो पहले इनवर्ड में क्या था हमारे में, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, यानी कि हमें बाहर से कोई माल ना मंगाना पड़े, कोई माल ना खरीदना पड़े, इससे हम अपने देश में ही उन मालों को, उन चीज़ों को बना रहे थे, कमोडिटीज को बना रहे थे। लेकिन 1990 के बाद में हमने अपने देश के दरवाजे, हमने अपने देश को इंपोर्ट्स के लिए खोल दिया और हम ट्रेड फ्रीली कर रहे थे, फ्री ट्रेड हमने अपना लिया। उससे पहले क्या था, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट्स कम से कम करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, हम किसी से माल नहीं खरीदेंगे, उनका फायदा नहीं करवाएंगे, तो कोई हमारा माल क्यों खरीदने लगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो क्या है, ये लेन देन की प्रक्रिया है। ट्रेड में क्या होता है कि अगर हम अमेरिका की चीज़ों को अपने देश में ला रहे हैं या चाइना की चीज़ों को अपने देश में लाकर अपने बाजारों में बेचने दे रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे अपनी इकोनॉमी को भी हम खोल दें ताकि इंडिया अपना माल हमारे देश में बेच सके। इससे क्या होता है,
हम बाहर ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, अपने बाजारों में दूसरों का माल नहीं बिकने देंगे, तो हम भी दूसरों के बाजारों में, दूसरे देश के बाजारों में अपना माल नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर आप दूसरे देश के बाजारों में अपना माल बेचेंगे तभी आपको फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होगा, अपने देश में बेचने से कोई फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त नहीं होगा। और फॉरेन एक्सचेंज हमें जरूरी चाहिए, क्योंकि हमें बाहर के देशों से भी कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं। तो इसका जिस्ट ये है कि पहले हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में थे, उसके बाद हम आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, यानी हम अपने एक्सपोर्ट्स पर जोर देना शुरू कर दिया और बाहर के देशों को भी इजाजत दी कि हमारे देश में आए और वो व्यापार कर सके। Then planning commission has now been replaced by नीति आयोग। अब नीति आयोग आ चुका है 1914 के बाद, 2014 के बाद में। The economy practices mixed economy with free play of market forces of demand and supply। तो हमारी इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि अगर किसी चीज के दाम ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा बिकेगी बाजार में और लोग उसका उत्पादन करेंगे। ये हमारी इकोनॉमी की आज की स्थिति है और ये हर देश लगभग फॉलो करता है। अमेरिका में तो सारा ही कुछ ऐसे बिकता है, मतलब गरीबों के लिए वहाँ कुछ नहीं बनता। हमारे देश में तभी भी सब्सिडाइज रेट पर बहुत सारी चीजें बनती हैं, गरीबों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। वो पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी फिर भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही काम करते हैं। The growth strategy is now integrated with the overall process of ग्लोबलाइजेशन। और अब हमारा देश ग्लोबलाइज्ड है, मतलब हर देश के साथ हमारा देश व्यापार करने के लिए उत्सुक रहता है, उसके साथ ट्रेड नेगोशिएशंस करता है, बहुत सारी ट्रीटीज साइन करता है। मोदी जी जगह जगह जाते हैं और वहां से व्यापार की जो ट्रीटीज हैं वो साइन करते हैं, समझौते करते हैं और नई नई नीतियां बन रही हैं हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं हम चाइना में। चाइना के साथ क्या क्या हुआ, देखिए चाइना को मैंने थोड़ा डिटेल में लिया क्योंकि वो हमारा देश नहीं है, हम ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते। इंडिया के बारे में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अब तक, लेकिन सिर्फ लास्ट चैप्टर में हमने चाइना और पाकिस्तान को लिया है। तो थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में खैर आपको जाने की जरूरत नहीं, 12th क्लास है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बुक्स में जितने नोट्स हैं इट्स मोर देन इनफ, और मैंने बुक्स को ही बेस बनाकर आपके नोट्स बनाए हैं। आप इनको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाइना का हम ब्रीफ में देखते हैं, मोटे मोटे तौर पे क्या क्या, फिर डिटेल में जैसे हमने इंडिया का देखा ऐसे ही देखेंगे। चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी। ये पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की जैसा ही है, जैसे हमने अपनाया था, हमारे यहाँ क्या था, पहले पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल दिया गया था, इसी तरह यहाँ भी स्टैटिज्म यानी स्टेट से बना स्टैटिज्म, यानी कि राजवाद, जो भी आपका करेगा वो देश की सरकार करेगी। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल प्ले करने को यहाँ भी नहीं दिया गया, हमारे देश की तरह ही। कमांड इकोनॉमी यानी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। एंड विच लेड टू प्रोडक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। तो सारी चीजों में किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का। आज भी चाइना में अगर आप देखें, न्यूज में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट का ही ज्यादा कंट्रोल रहता है, वहां पे प्रोडक्शन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, एम्प्लॉयमेंट की भी वहां आजादी नहीं है प्राइवेट सेक्टर को। देखिए इंडिया तो बहुत आजाद देश है, वहां पे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी तरह फल फूल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन अच्छी तरह हो रहा है, लेकिन चाइना में आज भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप की इकोनॉमी है और वो आज भी कमांड इकोनॉमी है। हालांकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर को अब इजाजत मिल गई है फंक्शन करने के लिए, काफी अच्छा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ज्यादा ही वर्चस्व में है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की सरकार। गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, तो जिसने भी राष्ट्रीय रिसोर्सेज है, वहाँ के आधारभूत जो भी साधन है नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब किसके कंट्रोल में है, वहाँ की सरकार के कंट्रोल में है। देन डेवलपमेंट इन प्री 1978 पीरियड कंप्राइज्ड ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है चाइना का, उसको दो भागों में बांटा गया है, प्री 1978 और पोस्ट 1978, यानी 1978 से पहले का समय चाइना में डेवलपमेंट का और 1978 के बाद का समय चाइना में डेवलपमेंट का, दो भागों में बांटा गया है। तो प्री 1978 पीरियड में क्या हुआ वहां पर, उसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये वहां की पॉलिसी है कि उन्होंने बहुत तेजी से डेवलप करने के लिए बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, इसको उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, यानी जो ऊंची छलांग लगाई, लीप यानी छलांग लगाना, तो डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे एकदम से बहुत जोर का प्रयास किया। एंड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो दो ये आपकी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड उनके मेन स्ट्रेटजीज थी 1978 से पहले। देन डेवलपमेंट पोस्ट 1978 पीरियड कंप्राइज्ड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ
economic reforms for commune system of farming and second phase of economic reforms for industrial development. तो अब जो pre 1978 पीरियड था उसमें क्या क्या थी, दो चीजें थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। और उसके 1978 के बाद का जो समय था 1978 के बाद का, उसको दो भागों में फिर से बांटा गया, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जैसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी फार्मिंग यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सब लोग मिलजुल कर फार्मिंग करते हैं, गांव के गांव अपने सारे खेत पूल कर दे, इकट्ठा कर ले, उन खेतों पे एक साथ काम करें और जो उसमें उपज पैदावार हो मार्केट में बेचे तो सबको मुनाफा होता, सारे किसानों को, कोऑपरेटिव फार्मिंग में। इस तरह वहां पे कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग लाया गया, कम्युनिटी फार्मिंग लाया गया। एंड सेकेंड फेज किसके लिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था। चाइना ने दो भागों में अपने 1978 को किया कि पहले भैया फार्मिंग का अपना डेवलपमेंट कर लो, एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर जब डेवलप हो जाए तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर लो। अब इसका डिटेल में चाइना को देखते हैं। Established as People's Republic of China in 1949, it decided to bring all critical areas of production activity under government control. तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, 1949 में People's Republic of China एस्टेब्लिश हुआ और इसने अपने सारे क्रिटिकल एरिया जो प्रोडक्शन के थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, सब कुछ किसके अंडर लाए, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ले आए। तो सरकार करेगी जो भी करेगी। नेशनल रिसोर्सेज इंक्लूडेड ऑल लैंड were declared as government monopoly। तो सारी जमीनें जो थी देश की वो गवर्नमेंट की मोनोपोली में, मतलब एक छत्र सरकार का राज था वहां पर, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था, सारा का सारा गवर्नमेंट ने ही अपने अंडर ले लिया कि हम डेवलप करेंगे, हम जिस तरह प्लानिंग करेंगे, करना चाहेंगे वही करेंगे। Then China adopted strategism or command economy as model of growth in which the strategism or command economy उसने अपनाया, उसमें क्या किया उसने, ownership of all resources rests with the state। तो जितने भी रिसोर्सेस थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए, कोई प्राइवेट सेक्टर किसी एक बंदे को किसी भी, जैसे हमारे देश में क्या था, जमींदारों को बहुत अधिकार थे और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बहुत अधिकार थे, लेकिन उस देश में कुछ भी नहीं था, सारे के सारे रिसोर्सेज सरकार के पास पहुंच गए। एंड द स्टेट इज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना ये स्टेट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, क्या मजदूरों को ज्यादा लगाना है, मशीनें ज्यादा लगानी है, किस तरह से उत्पादन करना है वो डिसाइड करेगी। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए उत्पादन करना है, यानी कि जो उत्पादन होगा वो किसको जाएगा और किस किस को बेनिफिट मिलेगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना कैन बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। प्री 1978 जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन दोनों हैं, और पोस्ट 1978 पीरियड जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आगे बढ़ते हैं, प्री 1978 पीरियड को डिटेल में हमने अब यहाँ पे लिया है। क्रिएट लीप फॉरवर्ड, दिस वाज अ कैंपेन लॉन्च्ड इन 1958, 1958 में ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब फैक्ट्रीज लगाना, उद्योग लगाना, फर्म्स लगाना जिनमें उत्पादन हो सके, ऐसी गतिविधियों को उन्होंने किक स्टार्ट किया और बहुत तेजी से डेवलप करना शुरू किया। द पीपल वर एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब है हर घर में, जो हमारे पीछे का आंगन है उसमें छोटी से बड़ी सी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर लो, कुछ भी उत्पादन करो, जैसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे हथकरघा उद्योग चला लिया आपकी, जैसे कि प्लास्टिक क्रॉकरी आजकल बनाने की मशीन आ जाती है, आपकी 60-65 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 65,000 to 1 लाख रुपीस का, और आप मशीन लगाकर वहाँ पे प्लास्टिक की जो क्रॉकरी है वो बना सकते हैं। या फिर कुछ और भी छोटा मोटा काम है, जैसे गोटा बनाते हैं, जैसे गोटे में क्या होता है आपका जो चमकीला सा स्ट्रिप लगती है आपके कपड़ों पे, लेडीज के कपड़ों पे, या कोई मोती बनाने का काम है, या कोई मालाएं बनाने का काम है, गार्लैंड बनाने का काम है, प्लास्टिक की और आर्टिफैक्ट छोटे छोटे शोपीस बनाने का काम है, वो सब शुरू कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उद्योग हमारे देश में चलते हैं। ऐसे चाइना की सरकार ने बढ़ावा दिया कि हर घर में उद्योग लगाया जाए, तो इंडस्ट्रीज इन बैकयार्ड ऑफ पीपल houses. Industrialization was given a massive boost in the urban areas with Russian expertise. तो इन्होंने शुरू में रशिया का बहुत ज्यादा साथ लिया, रशिया यानी आपका सोवियत यूनियन का बहुत ज्यादा सहारा लिया, और रशियन जो एक्सपर्ट्स थे, रशिया के जो एक्सपर्ट्स थे, वहाँ के जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने बहुत साथ दिया इनके गवर्नमेंट, इनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में।
Then agriculture was revolutionized in the rural areas by adopting commune system of farming. Communes meant collective farming. जैसे हमारे यहाँ cooperative farming होती है, वहाँ पे commune farming अपनाई गई. उसके बाद आती है Great Proletarian Cultural Revolution. ये क्या है? It was initiated by the chairman of Chinese Communist Party, Mao Zedong, in 1965 and continued till 1976. तो 1965 में शुरू की गई माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे उनके द्वारा, और उसके बाद कब तक चली? 1976 तक चली, 1976 तक चली. उसके बाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू गेन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. तो देखिए आज भी हम कहते हैं ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मार्केट में जाओ वहाँ आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा. जो मार्केटिंग पर्सनल होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ज़्यादातर मार्केट में जाकर देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, क्या माल बिकेगा, कैसे बिकेगा. तो आज भी ये सब चीज़ें चलती हैं. एमबी के स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं. इस तरह वहाँ पे क्या किया गया, आपके जो चाइना में वहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स थे, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उन्हें मार्केट्स में भेजा गया, प्लस कंट्री साइड में भेजा गया. आपके कहाँ पे भेजा गया? आपके कंट्री साइड यानी गांव के इलाकों में, रूरल इलाकों में भेजा गया कि किस तरह हमारी अर्थव्यवस्था काम करती है, उद्योग कैसे काम करते हैं, खेतीबाड़ी कैसे होती है, ताकि प्रोफेशनल्स को, जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे काम करती है, कुछ प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स ले, इंजीनियर्स ले, और बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उन सबको गाँव के इलाकों में भेजा गया कि हमारी आधारभूत संरचना क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, वो समझें. Then the Cultural Revolution succeeded in combating the recessionary cycle in China. उस समय रिसेशन आया हुआ था चाइना में 1965 से 1976 तक. तो रिसेशन में क्या होता है, आपका उत्पादन तो बहुत हो रहा होता, मार्केट में बिक नहीं रही होती हैं चीज़ें. तो क्या होता है, लोगों को, उद्योगपतियों को घाटा होता है, इंडस्ट्रीज को घाटा होता है. तो अब इससे क्या होता है कि उद्योग पिछड़ने लगते हैं. तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये कल्चरल रिवोल्यूशन चलाई कि लोग वहाँ जाएं और समझें हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, ज़्यादा हमारा माल बिक सके. इट ऑल्सो सक्सीडेड इन इम्पोजिंग माओइज्म, द सोशल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी प्रोपाउंडेड बाय माओ. तो माओ ने जो शुरू किया था, पंथ शुरू किया था माओइज्म, वो भी शुरू हुआ. सोशल इकोनॉमिक क्या है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन भी हो, आर्थिक परिवर्तन भी हो. देखिए चाइना ने कभी आर्थिक परिवर्तन नहीं छोड़ा, खाली कोई रिवोल्यूशन ऐसी नहीं थी जो सिर्फ समाज पर ध्यान दे या रिलीजन पर ध्यान दे या किसी मूवमेंट पर ध्यान दे. वहां पे अर्थव्यवस्था को पहला स्थान दिया गया कि भाई पैसा पहले कमाओ. एज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी गवर्निंग द डेवलपमेंट पाथ ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. तो चाइनीज अर्थव्यवस्था में ये माओइज्म भी आया, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया. देन पोस्ट 1978 पीरियड, 1978 के समय के बाद, 1978 से पहले हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या थी. अब 1978 के बाद का क्या है पीरियड. During the post-1978 period, China introduced economic reforms by partially accepting the principles of market economy. अब चाइना को भी समझ में आने लगा कि सरकार बशर्ते अच्छा काम करती है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं करती कि मार्केट को पूरी को कंट्रोल कर सके और मार्केट में बिकने वाले जो चीजें हैं उनको सही से समझ सके, और फ्री प्राइस के बिना मार्केट में चीजें नहीं बिकती. देखिए जो चीजें मार्केट में बिक सकती हैं वो तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी. अब जो चीजें नहीं बिकती हैं, गरीबों के लिए खाली प्रोड्यूस करने से अर्थव्यवस्था नहीं चलती. देखिए आपको हर बंदे को ध्यान में रख के अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना पड़ता है, उत्पादन करना पड़ता है. और प्राइवेट सेक्टर वही तो करता है, मुनाफा कमाता है, लेकिन वो ऐसी चीजें भी उत्पादन करता है जो बिकती है. जैसे कि अब आप देखिए फ्रेंडशिप बैंड कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बनाएगा, कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, लेकिन फ्रेंडशिप बैंड प्राइवेट सेक्टर बनाता है. क्यों? क्योंकि जो नया जनरेशन है वो फ्रेंडशिप में बिलीव करता है और गिफ्टिंग में बिलीव करता है. तो इस तरह की चीजें बाजार में बिकती हैं. ये बहुत अच्छे शोबाजी के जो भी आपके आइटम्स होते हैं, शो पीसेस होते हैं, ये भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती है. तो मार्केट में अक्सर जो चीज लोगों को आकर्षित करती है वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है. तो प्राइवेट सेक्टर जरूर चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था में. इसीलिए चाइना को भी ये समझ में आया कि भाई इस प्राइवेट सेक्टर के बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए वो क्या लाया, मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स ले आया थोड़े थोड़े अपने देश में. मतलब प्राइवेट सेक्टर को कुछ रियायत मिलने लगी वहां पर. इट शिफ्टेड फ्रॉम सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो रूल ऑफ एफडीआई, ठीक है, नो रूल ऑफ एफडीआई, टू अ सिस्टम ऑफ ओपन इकोनॉमी विद सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन एफडीआई. तो पहले क्या था वहां पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर से बताते हैं कि कोई देश जब आपके देश में आकर पैसा लगाकर वह इंडस्ट्री खोलता है तो उसको एफडीआई कहते हैं. आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है, या तो आपके साथ करे या जैसे भी आपकी सरकार उसको इजाजत देती है, परमिशन देती है, उस तरह से करे. लेकिन वहाँ डायरेक्टली वहाँ आपके देश में आएगा,
प्रोडक्शन करेगा। जैसे अभी एप्पल हमारे यहाँ शोरूम्स खोल रहा है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंडस्ट्री भी खोल रहा है एप्पल। तो हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह का एफडीआई चाइना में भी प्रमोट किया गया। पहले क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद क्या हुआ, ओपन इकोनॉमी हो गई। देन फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, वर इंट्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर। सारी रिफॉर्म्स जो थी वो किसमें नीतियां अपनाई गई, किसमें, खेती बाड़ी में अपनाई गई, खेती बाड़ी के डेवलपमेंट को देखा गया ज्यादा। These reforms led to withdrawal of the commune system of farming। अब कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग था, ये विड्रॉ कर लिया गया, खत्म कर दिया गया 1978 के बाद में। The commune land was divided into smaller pieces of land and allocated to individual households। अब जो जितनी भी कम्यून्स के पास जो जमीनें थी, कपड़े फार्मिंग जो करी जा रही थी, बड़े बड़े जो खेत थे, बहुत हजारों एकड़ के, उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। फार्मर्स वर नॉट गिवन ओनरशिप राइट्स, लेकिन बांटा तो गया और लोगों को दी भी गई जमीन, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जैसे आपको मिल जाए 50 बीघा, मुझे, मेरे घर को मिल जाए 50 बीघा, मेरे नाम पर आ जाए, हमारे पड़ोसी के नाम पे 50 बीघा आ जाए, लेकिन हमें ओनरशिप राइट्स नहीं दिए जाएं। इस तरह चाइना में किया गया कि लोगों को जमीनें बांट दी गई, छोटे छोटे खेत बांट दिए गए, लेकिन उन्हें उन जमीनों पे अधिकार नहीं दिए गए। द फार्मर्स वर टेनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो वहां पे जो फार्मर्स थे, किसान थे, वहां के मजदूर कह लो, वहां पे काम करने वाले लोग कह लो, लेबरर्स कह लो, लेकिन वो वहां के मालिक नहीं थे जमीन के, वो ओनर कौन थी, गवर्नमेंट ही थी चाइना की। देन सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में चाइना में क्या हुआ, इन दी सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उद्योगों की बारी आई चाइना में। पहले क्या किया, खेती बाड़ी को डेवलप किया, अब उन्होंने उद्योगों को डेवलप करना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पर्टिकुलरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स वर अलाउड टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जो संस्थाएं होती थी या ट्रस्ट होते थे या लोकल कलेक्टिव्स, यानी कुछ लोग मिलकर जो इंडस्ट्री खोलते थे, उनको बहुत बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस आल्सो कॉल्ड एसओई, एसओई कहा जाता था वहां पे चाइना में, इक्विवेलेंट टू पीएसयूज इन इंडिया। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और वहां पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस चाइना में, ठीक है, वर एक्सपोज टू कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि भाई एसओई का इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है, तो पीएसयू है ना, हमारे यहाँ पीएसयू कहते हैं, चाइना में उसे एसओई कहते हैं। द सिस्टम ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे ड्यूअल प्राइसिंग कर दी गई कि गवर्नमेंट भी सेट करेगी प्राइस, जो भी आपका वेलफेयर के लिए है, सरकारी जो चीजें उत्पन्न हो रही है गरीबों के लिए, और प्राइस इकोनॉमी जो है आपकी, जैसे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, प्राइवेट सेक्टर अपना प्राइस खुद चलाएगा कि मार्केट में जो बिकेगा वो उत्पादन करेगा, और प्राइस भी प्राइवेट सेक्टर ही सेट करेगा। पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन के लिए प्राइवेट सेक्टर से खोल दिया गया, यानी उसको भी कंपटीशन करना पड़ रहा था। पहले क्या था, खाली गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे, उनका कोई कंपटीशन नहीं था, मोनोपोली थी उनकी। उसके बाद में जब प्राइवेट सेक्टर आया तो कंपटीशन होने लग गया। फिर farmers and industrial units were required to make sale and purchase on the basis of price structure as fixed by the government। अब एक प्राइस स्ट्रक्चर, ड्यूअल प्राइसिंग जो हमने कहा था वो यही था कि फार्मर्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कुछ चीजें जो अपनी सेल करनी होती थी वो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया था, प्राइस निर्धारित किया था, उसके हिसाब से करनी थी। द मार्केट प्राइसेस determined by the supply and demand forces were allowed to operate for all other transactions in the economy। तो कुछ खरीद फरोख्त जो करनी होती थी सरकारी क्षेत्रों में या कुछ निश्चित क्षेत्रों में, वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से होती थी। बाकी क्षेत्रों में आपके फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस था, और जो भी आपकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर में होता था, जैसे मैंने आपको बहुत छोटे मोटे आइटम्स का एग्जांपल दिया जो लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, जैसे शो आइटम्स हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके छोटी छोटी मशीनें, हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, फर्नीचर वगैरह, वो सबका क्या प्राइस सेट करती थी, प्राइवेट सेक्टर करती थी। अब चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी लाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको आपके उद्योग के पनपने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि अगर 10,000 बीघा या आपकी बहुत बड़ा सा एक एरिया ले लिया जाए, कुछ भी एरिया, बहुत बड़ा सा एरिया ले लिया जाए, और वहां पे सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी, भाई यहाँ आओ, अपना उद्योग लगाओ और हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। जैसे हम आपको
टैक्स आपसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल तक आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगी, आपको बिजली पानी की सुविधा फ्री मिलेगी, आपको सड़कें बनी हुई मिलेंगी, आपको रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधाएं मिलेंगी, मार्केटिंग की सुविधाएं मिलेंगी, आपको कच्चा माल जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आसानी से मिलेगा, मशीनें भी इक्विपमेंट भी आसानी से मिल जाएगा, आपको जो आप प्लांट बनाएंगे आपको या तो प्लांट बना हुआ मिल जाएगा या बहुत सारी सुविधाएं, आपको स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट एडवाइस मिलेगी दूसरे देशों से और बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरकार देती है ताकि आपका उद्योग बहुत तेजी से पनप सके। तो चाइना ने भी क्या किया, अपने यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टेब्लिश किए ताकि वहां के उद्योग तेजी से डेवलप कर सके और उसने किया भी। देखिए चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाली, उसका प्लानिंग बहुत अच्छी थी। देन पाथ या स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान इन ब्रीफ। अब पाकिस्तान पे आते हैं। चाइना डिस्कस कर लिया, इंडिया डिस्कस कर लिया, थर्ड है हमारा लास्ट बचता हमारा पाकिस्तान। इसने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो लगभग इंडिया की तरह इसने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, पब्लिक सेक्टर को कुछ एंटरप्राइजेस दिए, कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर को दिए। देन की रोल ऑफ फॉर पब्लिक सेक्टर टू किक स्टार्ट ग्रोथ। इंडिया की तरह इसने भी पब्लिक सेक्टर को ही की रोल दिया, यानी फ्लैगशिप जो रोल था, पब्लिक सेक्टर ही बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने वाली थी और ग्रोथ को पब्लिक सेक्टर बढ़ाने वाली थी, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल नहीं था। ट्रैक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी जैसे हमारे यहाँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था ना पहले कि भाई हम तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी में, यानी कि हम बाहर से माल नहीं खरीदेंगे, अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्चा नहीं करेंगे, हम तो अपने देश में चीजें बना लेंगे। तो ऐसे पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह किया कि अपने देश में उत्पादन करने की ज्यादा चीजों को कोशिश की। शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी टू हॉल्ट इन ग्रोथ इन 1989। तो अब उसमें हमने तो 1990 में अपनी शिफ्ट कर दी स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने वहां भी अच्छा काम नहीं किया। देखिए होता क्या है, पब्लिक सेक्टर सरकारी उद्योग होते हैं और सरकारी जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, लोग प्रोक्रास्टिनेशन करने लग जाते हैं। लोग मतलब ऐसे सोचते हैं भाई अब तो सरकारी नौकरी मिल गई, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार तो पैसा दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, वो आपसे 50,000 रुपए आपको देंगे, आप 5 लाख का काम कराएंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, आप 500 रुपए का काम करो, 50,000 रुपए वहां से ले आओ। तो नौकरी पब्लिक सेक्टर की इसीलिए सबको भाती है कि भाई बहुत ज्यादा आसानी होती है वहां पे। हालांकि ऐसा अब नहीं है, अब तो पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे रूल्स आ गए हैं और पब्लिक सेक्टर वाले कभी कभी ज्यादा काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों से, ठीक है। लेकिन हर जगह आज भी ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर में बहुत जगह आज भी कामचोरी चल रही है। डीनेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई बिकेम पिलर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे डीनेशनलाइजेशन यानी कि 1989 के बाद में, 89 के बाद में क्या हुआ कि डीनेशनलाइजेशन हुआ। पहले क्या था, नेशनलाइजेशन था, बहुत सारे उद्योग खाली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उद्योगों को प्राइवेटाइज कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत सारे सरकारी उद्योग हमारे यहाँ बेच दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर ने वो खरीदे, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और उनको डेवलप किया। ऐसे ही पाकिस्तान में किया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया बहुत सारी चीजों का। एंड एफडीआई, और दूसरे देशों को वहां पे आकर्षित किया गया पाकिस्तान में कि वो आए और अपना निवेश करें, वहां पे उद्योग लगाएं और पाकिस्तान का डेवलपमेंट करें। देन अब डिटेल में देखते हैं पाकिस्तान का डेवलपमेंट हम। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 पाकिस्तान अडॉप्टेड ग्रोथ स्ट्रेटजी सिमिलर टू इंडिया जैसी ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो अब इसमें इंडिया जैसी ग्रोथ स्ट्रेटजी है, तो आप लगभग वही पॉइंट यहाँ पर थोड़े से चिपका सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग उसने ऐसा ही काम किया जैसे कि इंडिया ने किया। और यहाँ पे 1989 में स्लो डाउन आ गया और उसने नई पॉलिसी अपनाई, और इंडिया में 1990, मतलब 1 साल का ही अंतर है दोनों देशों में। देन इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था। पब्लिक सेक्टर वाज असाइन्ड द की रोल ऑफ किक स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। The process of industrialization was based on the policy of import substitution. इंडिया की तरह ही चल रहा है अब तक सारा, तो वही पॉइंट्स हैं आपके, डिस्कस हम नहीं कर रहे ज्यादा। It allowed protection to the domestic industry by way of heavy duty on competing imports. तो हमारी यहाँ इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी यही करती थी, जो आपके जो इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत सारी लगा दी थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारे घरेलू उद्योग थे, हमारे इंडिया के उद्योग थे, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता था, और बाहर की जो इंडस्ट्रीज का जो इम्पोर्ट था वो हमारे देश में वर्जित था। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया कि प्रोटेक्शन दिया, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। इंपोर्ट्स वर कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ही इंपोर्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करती। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन वाज द हॉलमार्क ऑफ चेंज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हिच रेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ भी ग्रीन रिवोल्यूशन आई पाकिस्तान में भी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड विद अ थ्रस्ट ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जिनमें मशीन बनती हैं आपकी उद्योगों में, जब मशीनें बनाते हैं, जैसे रोबोट्स बना लिया आपके, और मशीन उत्पादन के लिए बना ली, जैसे अभी मैंने क्रॉकरी की मशीन का जिक्र किया था, वो भी एक मशीन है, उसको बनाने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो उनका आपका नेशनलाइजेशन किया गया, पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया। Realized that the pace of growth was coming to a grinding halt, there was a major shift in the strategy during 1980s. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब नेशनलाइजेशन हुआ था 1989 के पहले, क्या था वहाँ पे? जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो किसके पास थी? पब्लिक सेक्टर के बाद। लेकिन अब यहाँ पता चला कि भाई पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद क्या किया गया? जो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज थी उनको डी नेशनलाइज किया गया। पहले गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी, अब उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। एंड प्राइवेटाइजेशन बिकेम द कोर एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। एफडीआई बिकेम द फल्क्रम ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ वाज लिंक्ड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ कमोबेश बहुत ज्यादा सिमिलर हैं दोनों ही देश आपके डेवलपमेंट में। इंडिया और पाकिस्तान ने लगभग एक जैसी स्ट्रेटेजी अपनाई, लेकिन चाइना ने अलग अपनाई है यहाँ पे। तो अब इंडिया पाकिस्तान को तो सिमिलर लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने तीनों देशों की जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट था, ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी, वो डिस्कस की है। अगले पार्ट में हम उनके क्या क्या आज उनका स्तर है ग्रोथ का, डेमोग्राफिक आपके क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या मतलब आबादी कैसी है, आपकी फर्टिलिटी रेट कैसा है, डेंसिटी कैसी है, बाकी उद्योगों का क्या है, स्ट्रक्चरल जो नॉर्म्स हैं वो कैसे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2 में। तो थैंक यू सो मच इसको पढ़ने के लिए, वीडियो को पूरी देखने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड एंड बी हैप्पी।